प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में या नाभिकीय बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। नाभिकीय बल, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पैक होकर रहते हैं तथा नाभिक का व्यास 10⁻⁻13 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। इतनी छोटी सी जगह में न्यूक्लियॉन को आपस में एक विशिष्ट प्रकार का बल बांधा रहता है और प्रोटॉन के बीच में यानी धन आवेशित कणों के बीच में स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा, जिससे नाभिक को अस्थायी हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है और प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में आपस में तीव्र आकर्षण बल होता है और ये तीव्र आकर्षण बल प्रतिकर्षण बलों से काफ़ी अधिक बलशाली होता है। इसी कारण न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने वाले इस बलवान आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। इसकी प्रकृति ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चुंबकीय बल इन सब से भिन्न होती है, क्योंकि इतने छोटे से क्षेत्र में समान आवेश के दो कणों का साथ में जुड़कर रहना बहुत ही विशिष्ट बात होती है। तो इसको समझाने के लिए दो मुख्य रूप से सिद्धांत काम में लिए गए हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियन बल या नाभिक बल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को न्यूक्लियन बल कहते हैं, जो कि प्रतिकर्षण बल से काफ़ी अधिक बलशाली होता है। ये बल छोटी दूरियों पर कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा न्यूक्लियनों की संख्या के लगभग समानुपाती होती है। जितनी न्यूक्लियनों की संख्या ज़्यादा होगी उतना ही नाभिकीय बल का मान बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला बल सैचुरेटेड या संतृप्त प्रवृत्ति का होता है और इस कारण से ये न्यूक्लियनों के प्रति अपेक्षाकृत उदासीन होता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन के मध्य जो बल है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण बल होगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षण बल होगा और ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। न्यूक्लियन बल सिद्धांत में यही सब बात कहलाती है। दूसरा जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं मेसॉन सिद्धांत या कण विनिमय सिद्धांत। मेसॉन सिद्धांत या कण विनिमय सिद्धांत या पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी को सबसे पहले 1935 में युकावा ने दिया था। युकावा ने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार नाभिकीय बल निकटवर्ती न्यूक्लियनों के मध्य मेसॉन नामक कणों के प्रकाश वेग से होने वाले अविरत विनिमय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मेसॉन भी एक मूलभूत कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 275 गुना ज़्यादा होता है। ये धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों प्रकार के होते हैं। इन्हें क्रमशः π+, π- और π0 से डिनोट करते हैं। युकावा के अनुसार न्यूट्रॉन को ऋण मेसॉन के द्वारा घिरा हुआ प्रोटॉन मान सकते हैं और प्रोटॉन को धन आवेशित मेसॉनों से घिरा हुआ न्यूट्रॉन समझा जाता है। अतः सभी न्यूक्लियनों में जो कोर है वो समरूप होती है और वो कोर मेसॉन नाम के अभ्र के द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल के कारण π0 मेसॉनों का फास्ट एक्सचेंज होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। मेसॉन की वजह से ही प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का तीव्र गति से परिवर्तन होता रहता है। इसे स्क्रीन पर दिखाए समीकरण के अनुसार बताया जाता है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक ऋण पाई मेसॉन का एक्सचेंज होता है। जब एक प्रोटॉन से एक ऋण पाई मेसॉन संपर्क में आता है
तो वो एक दूसरा न्यूट्रॉन बना देता है, यानी ऋण मेसॉन प्रोटॉन ग्रहण करके न्यूट्रॉन बनाता है। इसी प्रकार प्रोटॉन धन मेसॉन उत्सर्जित करके न्यूट्रॉन बना देता है। जैसे P1 प्लस न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करेगा और पॉजिटिव मेसॉन को बना देता है। पाई पॉजिटिव यानी पाई मेसॉन धनावेशित न्यूट्रॉन के संपर्क में आकर के प्रोटॉन धनावेशित को बनाता है। प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सचेंज या पाई न्यूट्रल मेसॉन का विनिमय होता है। जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर उदासीन मेसॉन का विनिमय होता है। जैसे P1 प्लस P2 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो उस समय एक उदासीन मेसॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पाई 0 N1 यानी न्यूट्रॉन से जब अभिक्रिया करता है तो यानी उदासीन पाई मेसॉन जब पहले न्यूट्रॉन से अभिक्रिया करता है तो किसी दूसरे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो न्यूट्रल मेसॉन है उससे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। धनावेशित मेसॉन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और ऋणावेशित मेसॉन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये पाई मेसॉन थ्योरी को दिया गया। विभिन्न नाभिकीय प्रयोगों से मेसॉन कणों को पहचाना जा सका है और यह भी प्रमाणित हो चुका है कि न्यूक्लियनों के बीच मेसॉन का विनिमय प्रबल आकर्षण बल के कारण ही होता है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट की। जब किसी भी समस्थानिक परमाणु का उसके अवयवी कणों से सृजन किया जाता है तो समस्थानिक का वास्तविक परमाणु भार उसके सैद्धांतिक परमाणु भार से कम आता है। द्रव्यमान में आई इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और ये द्रव्यमान क्षति अवयवी कणों से परिकल्पित समस्थानिक परमाणु बनने की प्रक्रिया में होने वाले द्रव्यमान के मान में कमी होती है। अवयवी कणों से किसी भी समस्थानिक का परमाणु बनने की परिकल्पित प्रक्रिया में द्रव्यमान में होने वाले ह्रास को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जब कोई भी नाभिक डेल्टा M द्रव्यमान का है और Z जो है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इनटू MP मास ऑफ प्रोटॉन है और A माइनस Z, A यानी द्रव्यमान संख्या, Z यानी परमाणु क्रमांक, तो A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है इनटू Mn यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बराबर हो जाएगा प्लस Z परमाणु क्रमांक इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस M, ये किसके बराबर होगा? द्रव्यमान क्षति के बराबर होगा। और ये द्रव्यमान क्षति जो है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? बंधन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बंधन ऊर्जा के लिए हम क्या कह सकते हैं? बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी जब कोई नाभिक सृजित होता है या बनता है तो द्रव्यमान में हुई क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इसको हम द्रव्यमान क्षति के नाम से पुकारते हैं। तो डेल्टा E इजिकल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर के बराबर होता है। C यहाँ पर प्रकाश का वेग या लाइट वेलोसिटी होता है। E यहाँ पर बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाभिक को तोड़ने वाली ऊर्जा, ये है जो बाइंडिंग एनर्जी है वो नाभिक को बांधे रहती है। यानी ये किसी नाभिक को तोड़ना हो तो इससे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी तो वो नाभिक को तोड़ देगी। अतः द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। जितनी ज़्यादा द्रव्यमान क्षति होगी उतनी ही नाभिक की बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी और वह नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। द्रव्यमान क्षति का मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाया जाता है और इसके लिए फॉर्मूला है E इजिकल टू डेल्टा M इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। जो द्रव्यमान क्षति है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है और जो द्रव्यमान है उसको 931.5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और वो हमें मान प्राप्त हो जाता है। एक AMU या एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो एक AMU एक परमाणु ग्राम के बराबर होता है। इसका मान होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.60 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। E=mc² है। 3c का मान है 3 इंटू 10⁸। तो mc² यदि ये वैल्यू रखते हैं तो ये हमारे पास मान आ जाता है 1.4925 इंटू 10⁻⁻10। और इसको जब हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको जो वैल्यू आ रही है इसको हम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं तो ये 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आती है, जिसको कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेशंस के अंदर। और इस तरह से हमारे पास जो द्रव्यमान क्षति है वो उसका एक ग्राफ यदि हम प्राप्त करते हैं तो E/A वर्सेस द्रव्यमान संख्या के बीच में लेते हैं तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 80 से लेकर के और लगभग 160 तक के जो नाभिक हैं उनका ग्राफ यदि आप देखें तो ये सबसे स्थायी वाले नाभिक होते हैं। A बराबर 60 से लेकर के और उससे आगे के, और इन सभी 160 तक के तत्वों की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी E/A का मान सबसे ज़्यादा होता है और इस कारण से ये तत्व सबसे ज़्यादा स्थायी क्षेत्र में होते हैं। इसके बाद वाले यानी 160 से ज़्यादा मास के और इससे कम वाले संलयित होकर के स्थायी नाभिक बनाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा वाले वियोजित होकर या विखंडित होकर के स्थायी नाभिक बनाने की कोशिश करते हैं और ये स्थायी क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि E/A यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा = बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियनों की संख्या या E/A, जिसका कि मान हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है और स्केल आपको 2, 4, 6 और 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि छोटे नाभिक हैं तो वो छोटे नाभिक हमेशा ये इच्छा करते हैं कि हम किसी भी तरह से संलयित होकर के थोड़ा भारी नाभिक बनाएं और हम A=60 के आसपास पहुंच जाएं। और बड़े नाभिक जैसे यूरेनियम है, थोरियम है और इस तरह के भारी नाभिक जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो ये सोचते हैं, वो उनमें ये प्रक्रिया होती है कि वो किसी भी तरह से विखंडित होकर इस स्थायी क्षेत्र में पहुँचें और प्रति न्यूक्लियन अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक को बना सकें। तो इस तरह से बंधन ऊर्जा का नाभिक के स्थायित्व के लिए बहुत ही महत्व है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बीच के नाभिकों की बीच के परमाणु क्रमांक वाले यानी 40 परमाणु क्रमांक से लेकर और लगभग 85 परमाणु क्रमांक तक वालों की सबसे ज़्यादा होती है, उससे अधिक वालों की भी कम होती है और उससे कम वालों की भी कम होते हैं। कम वालों की प्रवृत्ति हमेशा संलयन की रहेगी, अधिक वालों की हमेशा विखंडन की प्रकृति होगी और इस तरह से दोनों तरफ से नाभिकों की प्रक्रिया होती है और ये नाभिक दोनों प्रकार के नाभिक ही सक्रिय नाभिक होते हैं और रेडियो एक्टिवता की दृष्टि से इनका जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो हायर नाभिक हैं जैसे यूरेनियम जैसे भारी नाभिक विखंडन के द्वारा स्थायी क्षेत्र की तरफ जाते हैं और इससे परमाणु बम का निर्माण होता है, नाभिकीय संयंत्र चलाए जाते हैं। और हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ट्राइटियम है, नाइट्रोजन है,
रेडियो एक्टिव कार्बन है। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि हल्के तत्व संलयन होकर थोड़े भारी नाभिकों में परिवर्तित होते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है आपके सौर ऊर्जा का, जिसमें कि हीलियम नाभिकों के द्वारा प्रोटॉन का एक्सचेंज होकर के और स्थायी नाभिकों का निर्माण होता है। इनके बारे में हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।